बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में दिव्या परी की दो बेटियां थी, कनक परी और जानकी परी। कनक दिव्या परी की बेटी थी और जानकी दिव्या परी को एक सड़क के किनारे पर मिलती है, जिसका उस दुनिया में कोई नहीं होता है। रानी परी उस बच्चे का पालन पोषण करने के लिए उसे उठा लेती है और घर ले आती है। रानी परी उसका नाम जानकी परी रखती है। रानी परी जानकी को हमेशा अपनी सगी बेटी की तरह रखती थी और दोनों से बिल्कुल एक समान प्यार किया करती। रानी परी ने कभी भी जानकी परी को ये एहसास नहीं होने दिया कि वो उनकी सौतेली बेटी है। रानी परी बाजार से वापस आ रही होती है, तभी रानी परी को बाजार के शोरूम में सैंडल बहुत पसंद आती है। रानी परी शोरूम के मालिक से 2 सैंडल की जोड़ी खरीद लेती है और वहाँ से वो सैंडल लेकर वापस घर आ जाती है। घर आकर रानी परी अपनी दोनों बेटियों को आवाज लगाती है, कहाँ हो मेरी दोनों प्यारी बेटियों, देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या लेकर आई है। तभी कनक और जानकी दोनों अपनी माँ के पास आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ आप हमारे लिए क्या लेकर आई हो, हमें दिखाओ ना। मैं तुम्हारे लिए सुंदर सी सैंडल लेकर आई हूँ। अच्छा माँ जल्दी से दिखाओ मुझे, मैं देखो तो आपकी पसंद कैसी है। ये लो मेरी दोनों प्यारी बेटियों, माँ आप तो बहुत अच्छी हैं। मुझे तो आपकी लाई हुई सैंडल बहुत पसंद आई और आप इसे मेरे लिए लाई हैं, इसीलिए ये मेरे लिए अब और कीमती हो गई। अरे जानकी तो झूठ क्यों बोल रही है, माँ का पेड़ रखने के लिए तो ये सब बोल रही है ना। मुझे पता है माँ को फैशन का एफ भी नहीं पता। मुझे तो उनकी लाई हुई सैंडल बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। मैं तो साफ बोलती हूँ, माँ तुम्हारी लाई हुई सैंडल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। नहीं ऐसा नहीं है, मुझे तो ये सैंडल बहुत पसंद आ रही है। तुम अपने आप से माँ को बनाकर कुछ भी मत बोलो। माँ मुझे तुम्हारी लाई हुई सैंडल सच में पसंद आ रही है। आपको तो पता है मुझे आपकी पसंद कितनी अच्छी लगती है। मैं बचपन से आपकी पसंद के ही कपड़े पहनती आ रही हूँ। क्या बात है कनक, तुम्हारे नखरे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तुम्हें मेरी लाई हुई चीजें कभी अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए सैंडल भी नहीं लाना चाहती थी। लेकिन मैंने सोचा अगर मैं तुम्हारे लिए सैंडल लेकर नहीं जाती हूँ तो तुम्हारा मुँह ना बन जाए। अच्छा माँ मैंने तुम्हारे मुँह पर क्या बोल दिया, तुम तो चिढ़ गयी। दरअसल ये है कि मुझे तो जानकी की बच्ची की तरह आपकी चापलूसी करनी नहीं आती है। कनक तुम बहुत बदतमीज हो गई हो, तुम जानकी को भी जवाब देने लगी हो। जानकी अगर तुम्हें कनक जवाब दे तो तुम भी उसे बराबर सुनाया करो, यूँ चुप मत रहा करो। रानी परी की ऐसी बात सुनकर कनक को गुस्सा आ जाता है और वो अपने कमरे में पैर पटकते हुए चली जाती है और गुस्से से अपने आप में बोलती है, आखिरकार ये जानकी की बच्ची कब हमारे घर से जाएगी। माँ तो सिर्फ इसको ही प्यार करती है, इसने पता नहीं माँ को कौन सी पट्टी पढ़ा रखी है जो माँ इससे अच्छे से बात करती है। मुझे तो लगता है मैं इनकी सौतेली बेटी हूँ और सगी बेटी तो जानती है। मेरे साथ ही पता नहीं क्यों सौतेला जैसा व्यवहार किया जाता है। मेरे साथ ऐसा भेदभाव माँ पता नहीं क्यों करती है। जो कुछ भी जानकी कह दे वो पत्थर की लकीर हो जाती है, लेकिन मेरे तो कोई सुनता ही नहीं, और अगर कोई सुनता भी है तो उसे नजरअंदाज कर देता है। ऐसे ही कनक अपने आप से बातें करती है। धीरे धीरे करके समय बीत रहा था। कनक जानकी से जलने लगी थी। कनक को एक एक पल जानकी अपने सामने खटकने लगी। जब कभी रानी परी और उनकी सहेली जानकी परी की तारीफ करती तो कनक गुस्से से लाल पीली हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन रानी परी अपनी सहेली से मिलने जा रही होती है, इसीलिए वो कनक परी के पास जाती है और बोलती है, कनक बेटा क्या तुम मेरे साथ मेरे दोस्त के घर चलने के लिए तैयार हो। नहीं माँ मैं आपके साथ जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप औरतों के बीच में बैठकर क्या बातें करूँगी, और वैसे भी मुझे आपके साथ जाने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। आप पूरे रास्ते मुझे जानकी की अच्छाइयों के बारे में बताओगी। रहने दे, तेरे से तो बोलना ही बेकार है। जानकी बेटा तू कहाँ पर है, जरा इधर तो आ। हाँ माँ बताइए, आपने मुझे क्यों बुलाया, आपको कुछ काम है क्या मुझसे। नहीं बेटा मुझे तुझसे कोई काम नहीं है। मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए बुलाया कि तुम मेरे साथ मेरी दोस्त के यहाँ चल रही हो, वहाँ पर तुम्हारा घूमना फिरना भी हो जाएगा। नहीं माँ मेरे घर के बहुत सारे काम पड़े हैं, मैं उनको कर रही हूँ। अरे बेटा तू घर के काम छोड़, कनक घर पर है, वो घर के सारे काम कर लेगी, तो बस मेरे साथ चल। अच्छा माँ मैं घर के काम करूँ और ये मैडम घूमेगी, मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी। घर का काम तो तू दौड़ कर करेगी, अगर तूने घर का काम नहीं किया तो मैं तेरा फोन छीन लूंगी। अब तुझे तय करना है, तुझे घर का काम करना है या नहीं। चलो जानकी बेटा हम चलते हैं यहाँ से। इतना कहकर रानी परी जानकी परी के साथ अपने दोस्त के घर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर कनक अपना मुंह बनाकर घर के काम करने लगती है। रानी परी और जानकी को घर आते आते रात हो जाती है। अपनी माँ को इतनी रात को घर आता देख गुस्से में कनक बोलती है, हो गया आपका मिलनसार। हाँ हमें तो बहुत मजा आया वहाँ, हमने तो वहाँ पर ब्रेड पकौड़े समोसे पिज्जा बर्गर सब कुछ खाया। जानकी बेटा तुम्हें मजा आया ना। हाँ माँ मुझे तो बहुत मजा आया, आपको याद नहीं
हमने डांस भी किया था। माँ तुम तो यहाँ पर मुझे अकेले छोड़कर चली गई। मुझे तो बिल्कुल घर का नौकर समझ रखा है। आपकी सगी बेटी तो ये है, इसको हमेशा अपने साथ चिपका कर रखती हो जैसे ये आपकी सगी बेटी है। कनक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? मैंने कभी तुम दोनों में कभी फर्क नहीं किया। जैसे तुम मेरी बेटी हो वैसे ही जानकी मेरी बेटी है। मैं तुम दोनों से बराबर प्यार करती हूँ। इतना कहकर रानी परी कनक परी को जोरदार थप्पड़ मारती है। माँ आपने इस जानकी के चक्कर में मुझ पर हाथ उठाया। सचमुच आज मुझे पता चल गया कि मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ। मुझसे कोई प्यार नहीं करता। इतना कहकर कनक रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसके पीछे पीछे जानकी उसके कमरे में जाती है और उसे समझाती है, कनक तुम माँ से ऐसी बातें करती क्यों हो? माँ को कितना बुरा लगता होगा जब तुम बार बार माँ की परवरिश में तुलना करती हो। हाँ माँ की चमची, निकल जाए यहाँ से। मुझे पता है तू यहाँ पर माँ की तरफदारी करने आई है। तू निकलती है यहाँ से या मैं तुझे कुछ उठाकर मारूं। कनक इतना बोलकर एक कांच का शीशा तोड़ देती है। शीशा टूटने की आवाज से रानी परी दौड़ी दौड़ी आती है और बोलती है, कनक बेटा मैं तुझे कैसे समझाऊं? तूने कभी सोचा है तेरे इस व्यवहार से जानकी को कितना बुरा लगता होगा? तुम्हारे मन में जो भी जानकी के लिए कड़वाहट है उसे निकाल दो। उसकी माँ नहीं है और वो एक अनाथ थी, तब मैं उसे अपने घर लेकर आई थी। मैं इसीलिए उसकी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो सौतेली है और उसे कभी एहसास नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उसका अपना कोई नहीं है। बेटा मेरी बात मान, तू जानकी को खुशी खुशी अपना ले। तुम दोनों मेरे लिए एक जैसी हो और मैंने तुम्हें हमेशा बराबर का प्यार दिया है। गुस्सा छोड़ दो और अपनी बहन से प्यार से बात करो। आप चली जाइए और अपनी बेटी जानकी से प्यार करिए। वही है ना आपकी सगी बेटी, आप उससे प्यार करिए और यहाँ से चली जाइए आप। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। कनक की जलन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, इसीलिए वो अपनी बहन को एक दिन पहला फुसलाकर नदी के किनारे ले जाती है और नदी में धक्का देने की कोशिश करती है। कभी गलती से कनक का पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाती है। जानकी सब कुछ समझ जाती है कि कनक उसे नदी में गिराने के लिए यहाँ पर लेकर आई थी, लेकिन वक्त की देरी न करते हुए जानकी न आव देखती है और न ताव, और वो नदी में छलांग लगा देती है। नदी बहुत गहरी होती है जिस कारण से दोनों बहनें डूबने लगती है। तभी गाँव वाले उन दोनों बहनों को बचा लेते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। तभी कनक जानकी के पास आती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बहन, मैंने तुम्हें नदी में गिराने की कोशिश करी, लेकिन तुमने तो मुझे बचाने के लिए नदी में ही छलांग लगा दी और तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता था। वो कहते हैं ना, जो कुआं खोदता है वो एक दिन उसी कुएं में खुद गिर जाता है। आज मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। सचमुच तुम अच्छी हो, माँ तुम्हारे बारे में सही कहती है। सचमुच तुम मेरी सगी बहन से बढ़कर हो। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बहन। नहीं मेरी प्यारी बहन, तुम मुझसे माफी मत मांगो। जो कुछ भी हुआ उसे एक सपना समझकर भूल जाओ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी है कि तुम मुझे अपनी सगी बहन मानने लगी हो। इसी बहाने मुझे मेरी बहन मिल गई। मुझे और क्या चाहिए? तुम्हारी जान बचाने के चक्कर में अगर मेरी जान चली भी जाती तो कुछ नहीं होता। ऐसा मत बोलो, तुमने मुझे माफ कर दिया है ना? हाँ बहन, तुमने ऐसी कोई गलती नहीं की है जिसके लिए तुम माफी मांग रही हो। ठीक है, आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे। हाँ, मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करूँगी, उन्होंने मेरी बहन लौटा दी। इसी तरह कनक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो जानकी से माफी मांग कर एक नई शुरुआत करती है। ये सब कुछ देखकर रानी परी खुश होती है, जिसके बाद हंसी खुशी उनकी जिंदगी बीतती है। ये कहानी बलरामपुर गांव की है, जिस गांव में सीता अपने माता पिता के साथ रहती थी। सीता के माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो खेती बाड़ी करके अपने घर का चूल्हा जलाया करते थे। गांव की जमीन उपजाऊ न होने के कारण सीता के पिताजी अपने खेतों में जामुन के पेड़ लगाने का फैसला करते हैं। इसके बाद सीता के पिताजी अपनी सभी जमा पूंजी जोड़कर कुछ पौधे ले आते हैं। कुछ दिन सीता के पिताजी अपने जामुन के पेड़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, लेकिन एक रात अचानक तेज बवंडर आने के कारण उनके खेतों के सारे पेड़ टूटकर नीचे गिर जाते हैं और सारी फसल भी नष्ट हो जाती है। क्या हुआ सीता के पिताजी, आप इतने निराश क्यों हैं? अरे सीता की माँ, क्या बताऊं, आज ये बवंडर आने के कारण हमारे खेतों के सारे पेड़ पौधे टूटकर नीचे गिरने के कारण सारे खराब हो गए हैं। अब हम क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? हमारी बेटी तो भूखे ही मर जाएगी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सीता के पिताजी, अब आप इस तरह निराश मत होइए। मुझे लगता है हमें अपने खेतों में कोई दूसरी फसल उगानी चाहिए। परंतु सीता की माँ, उसके लिए तो अधिक रुपयों की जरूरत पड़ेगी। मेरी बात मानकर आप गेहूं की फसल उगा लीजिए, उसमें हमारे पैसे कम लगेंगे, बस हमें थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन सीता की माँ, हमें गेहूं करने के लिए गेहूं के बीज चाहिए होंगे।
और हमें अपने खेतों को जोतना भी पड़ेगा। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, हम गेहूं के बीज कैसे लाएंगे? आप चिंता मत करो सीता के पिताजी, आप गांव के सेठ के पास जाओ, उनसे कुछ पैसे उधार ले लो, फिर हम खेती करके उनके पैसे लौटा देंगे। रामू बबीता की बात मानकर सेठ के पास पैसे लेने के लिए चला जाता है। क्या हुआ रामू, आज तुम्हारा हमारे घर पर कैसे आना हुआ? तुम्हें कुछ काम है क्या? सेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। कल बवंडर आने की वजह से मेरी खेती बाड़ी नष्ट हो गई है। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे जिसकी मदद से मैं गेहूं की खेती करना चाहता हूँ? रामू, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, परंतु तुम्हें पता ही होगा हमारा ब्याज दर 20% है। क्या तुम मेरा पैसा मुझे समय पर सूद समेत लौटा दोगे? तभी मैं पैसे दे सकता हूँ। और हाँ, पैसे देने के बाद तो मुझे अपना सामान गिरवी रख सकते हो। सेठ जी, गिरवी रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु हाँ, मेरा एक छोटा सा घर है, मैं उसे गिरवी रख सकता हूँ। ठीक है, पैसे तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, परंतु याद रहे मेरा पैसा मुझे समय पर लौटा देना, नहीं तो तुम्हारा घर रख लूंगा और तुम्हें घर से बेदखल कर दूंगा। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, आप बस मुझे पैसे दे दीजिए। रामू सेठ से पैसे लेकर घर चला जाता है। अगले ही दिन अपने खेतों में जुताई करवाकर गेहूं के बीज काट देता है। कुछ दिनों बाद रामू के खेत में गेहूं आना शुरू हो जाते हैं, परंतु उनकी फूटी किस्मत की वजह से गांव में तेज बारिश आ जाती है और रामू के खेत की सारी फसल खराब हो जाती है और उन्हें भारी नुकसान हो जाता है। बबीता, हमारी गेहूं की फसल तो सारी बर्बाद हो गई। अब हम सेठ जी को उनका पैसा कैसे देंगे? वो हमसे हमारा ये घर छीन लेंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम उनसे कुछ दिनों की मोहलत मांग लेंगे, फिर उनके पैसे लौटा देंगे। तुम्हें लगता है सेठ हमारी बात मान लेगा? वो हमें एक भी दिन की मोहलत नहीं देगा। रामू के इतना कहते ही सेठ उनके दरवाजे पर आ जाता है और कहता है, रामू, ओ रामू, कहाँ हो तुम? अभी तक आए नहीं मेरे पैसे देने। लाओ मेरे पैसे मुझे लौटा दो। सेठ जी, मैं आपके पैसे जरूर लौटा दूंगा, परंतु आप मुझे बस कुछ दिनों की मोहलत दे दो। मैं आपका सारा पैसा सूद समेत लौटा दूंगा। रामू, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, मुझे अपना पैसा समय पर चाहिए। मैं तुम्हें अब एक दिन नहीं दे सकता। जाओ यहाँ से, अब ये घर मेरा हो गया। मुझे मेरा घर 10 मिनट के अंदर खाली चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मार कर इस घर से निकाल दूंगा। सेठ रामू को घर से निकाल देता है। रामू अपने परिवार के साथ कुछ लकड़ियाँ और 2 रोटी लेकर अपने साथ चला जाता है। रास्ते में चलते चलते सीता कहती है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? भूख तो मुझे भी बहुत जोर से लगी है। हाँ बेटी, मेरे पास 2 रोटियां हैं, उनमें से एक सीता और एक तुम खा लो। तुम्हें भी तो भूख लगी होगी ना, मेरी जगह वो रोटी तुम खा लो, मैं पानी पीकर गुजारा कर लूंगा, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। नहीं, मैं वो रोटी पूरी नहीं खा सकती। एक काम करते हैं, उस रोटी को आधी आधी खा लेते हैं और एक रोटी हम सीता को दे देते हैं। ये ठीक रहेगा, हम दोनों मिलकर ये रोटी खा लेते हैं। जैसे ही रामू रोटी खाने लगता है, तभी एक कुत्ता आ जाता है और रामू के पास बैठ जाता है। कुत्ते की हालत देखकर रामू को उस पर दया आ जाती है और वो मन ही मन सोचता है, कुत्ता मेरे पास रोटी खाने के लिए आया है। इसके बाद रामू अपनी वो एक रोटी उस कुत्ते को खाने के लिए देता है। रामू के परिवार वालों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। कुत्ता ये सब जानता था, इसीलिए वो रामू के पास भौंकने लगता है। ये देखकर रामू समझ नहीं पाता। तभी सीता कहती है, पिताजी, जरूर ये हमें कुछ बताना चाहता है, हमें उसका पीछा करना चाहिए। सीता की बात मानकर वो तीनों उस डॉगी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। थोड़ा आगे चलकर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देता है। झोपड़ी के पास पहुँचते ही वो देखते हैं कि झोपड़ी बहुत टूटी फूटी होती है। ये झोपड़ी तो बहुत टूटी फूटी है, ये डॉगी हमें कहाँ ले आया है? हम इस झोपड़ी में कैसे रहेंगे? बबीता, हम कुछ दिन यही बिता लेते हैं, जब हमें कोई दूसरी झोपड़ी मिल जाएगी तो फिर हम वही रहने लगेंगे। रामू की बात मानकर बबीता और सीता दोनों उस घर में रहने के लिए चले जाते हैं। वो जैसे ही अंदर जाते हैं, देखते हैं कि झोपड़ी अंदर से बहुत सुंदर होती है। ये देखकर वो हैरान रह जाते हैं और दौड़ते हुए झोपड़ी के बाहर निकलते हैं। तभी वो लोग देखते हैं वहाँ तो झोपड़ी की जगह एक जादुई सैंडल का घर आ गया है। ये सब देख उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वे तीनों खुशी खुशी वापस उस सैंडल के घर में चले जाते हैं। बबीता, ये सैंडल घर तो बहुत ही सुंदर है, हमारे रहने का इंतजाम हो गया, परंतु खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, हम आज रात भूखे ही सो जाएंगे। बबीता और रामू जैसे ये बातें बोलते हैं, वैसे ही उस घर से आवाज आती है, रामू, तुम बहुत ही नेक और दयालु हो, तुमने इस बूढ़ी औरत की मदद की, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम इस घर से जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। रामू ये वरदान लेकर बहुत खुश होता है और उस जादुई सैंडल का धन्यवाद करता है। रामू उस सैंडल घर से खाने के लिए भोजन मांगता है।
हे जादुई सैंडल घर, हमें खाने के लिए भोजन दे दो। रामू के इतना कहते ही वहाँ भोजन आ जाता है। रामू और उसका पूरा परिवार भोजन कर लेता है। अगली सुबह होते ही रामू जादुई सैंडल घर से कहता है, हे जादुई सैंडल के घर, हमारे आसपास की जमीन उपजाऊ बन जाए ताकि हम ईमानदारी से अपना खेती कर सके और पेट भर सके। रामू के इतना कहते ही वहाँ आसपास की सारी जमीन उपजाऊ हो जाती है। अब रामू उन्हीं खेतों में खेती करता और आसपास के लोगों की मदद करता है। एक दिन एक आदमी आता है और रामू से कहता है, रामू भैया, मेरे घर में आग लग गई है, जिस कारण मेरे पास खाने के लिए पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? उस आदमी के इतना कहते ही रामू उसको खाने के लिए भोजन देता है और पहनने के लिए अपने कुछ कपड़े दे देता है। वो आदमी रामू का धन्यवाद करके वहाँ से चला जाता है। रामू उस खेत में मेहनत से पैसे इकट्ठे करता है और सेठ को उसके पैसे सूद समेत लौटा देता है और उसे अपना घर वापस ले लेता है। सेठ जी, ये आपके पैसे रहे, आप मेरे घर मुझे वापस कर दो। सेठ पैसे लेकर उसका घर वापस कर देता है। रामू अपना घर वापस पाकर खुश हो जाता है। रामू उस जादुई घर का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करता है और अपना जीवन अपने पुराने घर में हंसी खुशी के साथ बिताता है। बहुत समय पहले की बात है। परिलोक में दिव्या परी की दो बेटियां थी, कनक परी और जानकी परी। कनक दिव्या परी की बेटी थी और जानकी दिव्या परी को एक सड़क के किनारे पर मिलती है, जिसका उस दुनिया में कोई नहीं होता है। रानी परी उस बच्चे का पालन पोषण करने के लिए उसे उठा लेती है और घर ले आती है। रानी परी उसका नाम जानकी परी रखती है। रानी परी जानकी को हमेशा अपनी सगी बेटी की तरह रखती थी और दोनों से बिल्कुल एक समान प्यार किया करती। रानी परी ने कभी भी जानकी परी को ये एहसास नहीं होने दिया कि वो उनकी सौतेली बेटी है। रानी परी बाजार से वापस आ रही होती है, तभी रानी परी को बाजार के शोरूम में सैंडल बहुत पसंद आती है। रानी परी शोरूम के मालिक से 2 सैंडल की जोड़ी खरीद लेती है और वहाँ से वो सैंडल लेकर वापस घर आ जाती है। घर आकर रानी परी अपनी दोनों बेटियों को आवाज लगाती है, कहाँ हो मेरी दोनों प्यारी बेटियों, देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या लेकर आई है। तभी कनक और जानकी दोनों अपनी माँ के पास आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ आप हमारे लिए क्या लेकर आई हो, हमें दिखाओ ना। मैं तुम्हारे लिए सुंदर सी सैंडल लेकर आई हूँ। अच्छा माँ, जल्दी से दिखाओ मुझे, मैं देखो तो आपकी पसंद कैसी है। ये लो मेरी दोनों प्यारी बेटियों। माँ आप तो बहुत अच्छी हैं, मुझे तो आपकी लाई हुई सैंडल बहुत पसंद आई और आप इसे मेरे लिए लाई हैं, इसीलिए ये मेरे लिए अब और कीमती हो गई। अरे जानकी तो झूठ क्यों बोल रही है, माँ का दिल रखने के लिए तो ये सब बोल रही है ना। मुझे पता है माँ को फैशन का एफ भी नहीं पता। मुझे तो उनकी लाई हुई सैंडल बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। मैं तो साफ बोलती हूँ, माँ तुम्हारी लाई हुई सैंडल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे तो ये सैंडल बहुत पसंद आ रही है। तुम अपने आप से माँ को बनाकर कुछ भी मत बोलो। माँ मुझे तुम्हारी लाई हुई सैंडल सच में पसंद आ रही है। आपको तो पता है मुझे आपकी पसंद कितनी अच्छी लगती है। मैं बचपन से आपकी पसंद के ही कपड़े पहनती आ रही हूँ। क्या बात है कनक, तुम्हारे नखरे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तुम्हें मेरी लाई हुई चीजें कभी अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए सैंडल भी नहीं लाना चाहती थी। लेकिन मैंने सोचा अगर मैं तुम्हारे लिए सैंडल लेकर नहीं जाती हूँ तो तुम्हारा मुंह ना बन जाए। अच्छा माँ, मैंने तुम्हारे मुंह पर क्या बोल दिया, तुम तो चिढ़ गई। दरअसल ये है कि मुझे तो जानकी की बच्ची की तरह आपकी चापलूसी करनी नहीं आती है। कनक तुम बहुत बदतमीज हो गई हो, तुम जानकी को भी जवाब देने लगी हो। जानकी अगर तुम्हें कनक जवाब दे तो तुम भी उसे बराबर सुनाया करो, यूं चुप मत रहा करो। रानी परी की ऐसी बात सुनकर कनक को गुस्सा आ जाता है और वो अपने कमरे में पैर पटकते हुए चली जाती है और गुस्से से अपने आप में बोलती है, आखिरकार ये जानकी की बच्ची कब हमारे घर से जाएगी। माँ तो सिर्फ इसको ही प्यार करती है, इसने पता नहीं माँ को कौन सी पट्टी पढ़ा रखी है जो माँ इससे अच्छे से बात करती है। मुझे तो लगता है मैं इनकी सौतेली बेटी हूँ और सगी बेटी तो जानकी है। मेरे साथ ही पता नहीं क्यों सौतेला जैसा व्यवहार किया जाता है। मेरे साथ ऐसा भेदभाव माँ पता नहीं क्यों करती है। जो कुछ भी जानकी कह दे वो पत्थर की लकीर हो जाती है, लेकिन मेरे तो कोई सुनता ही नहीं, और अगर कोई सुनता भी है तो उसे नजरअंदाज कर देता है। ऐसे ही कनक अपने आप से बातें करती है। धीरे धीरे करके समय बीत रहा था। कनक जानकी से जलने लगी थी। कनक को एक एक पल जानकी अपने सामने खटकने लगी। जब कभी रानी परी और उनकी सहेली जानकी परी की तारीफ करती तो कनक गुस्से से लाल पीली हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन रानी परी अपनी सहेली से मिलने जा रही होती है, इसीलिए वो कनक परी के पास जाती है और बोलती है, कनक बेटा क्या तुम मेरे साथ मेरे दोस्त के घर चलने के लिए तैयार हो। नहीं माँ, मैं आपके साथ जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप औरतों के बीच में बैठकर क्या बातें करूंगी, और वैसे भी मुझे आपके साथ जाने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा।
आप पूरे रास्ते मुझे जानकी की अच्छाइयों के बारे में बताओगी? रहने दे, तेरे से तो बोलना ही बेकार है। जानकी बेटा, तू कहाँ पर है? जरा इधर तो आ। हाँ माँ बताइए, आपने मुझे क्यों बुलाया? आपको कुछ काम है क्या मुझसे? नहीं बेटा, मुझे तुझसे कोई काम नहीं है। मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए बुलाया कि तुम मेरे साथ मेरी दोस्त के यहाँ चल रही हो, वहाँ पर तुम्हारा घूमना फिरना भी हो जाएगा। नहीं माँ, मेरे घर के बहुत सारे काम पड़े हैं, मैं उनको कर रही हूँ। अरे बेटा, तू घर के काम छोड़, कनक घर पर है, वो घर के सारे काम कर लेगी, तो बस मेरे साथ चल। अच्छा माँ, मैं घर के काम करूँ और ये मैडम घूमेगी? मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी। घर का काम तो तू दौड़ कर करेगी। अगर तूने घर का काम नहीं किया तो मैं तेरा फोन छीन लूंगी। अब तुझे तय करना है, तुझे घर का काम करना है या नहीं। चलो जानकी बेटा, हम चलते हैं यहाँ से। इतना कहकर रानी परी जानकी परी के साथ अपने दोस्त के घर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर कनक अपना मुंह बनाकर घर के काम करने लगती है। रानी परी और जानकी को घर आते आते रात हो जाती है। अपनी माँ को इतनी रात को घर आता देख गुस्से में कनक बोलती है, हो गया आपका मिलनसार? हाँ, हमें तो बहुत मजा आया वहाँ। हमने तो वहाँ पर ब्रेड पकौड़े, समोसे, पिज्जा, बर्गर सब कुछ खाया। जानकी बेटा, तुम्हें मजा आया ना? हाँ माँ, मुझे तो बहुत मजा आया। आपको याद नहीं, हमने डांस भी किया था। माँ, तुम तो यहाँ पर मुझे अकेले छोड़कर चली गई। मुझे तो बिल्कुल घर का नौकर समझ रखा है। आपकी सगी बेटी तो ये है, इसको हमेशा अपने साथ चिपका कर रखती हो, जैसे ये आपकी सगी बेटी है। कनक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? मैंने कभी तुम दोनों में कभी फर्क नहीं किया। जैसे तुम मेरी बेटी हो वैसे ही जानकी मेरी बेटी है। मैं तुम दोनों से बराबर प्यार करती हूँ। इतना कहकर रानी परी कनक परी को जोरदार थप्पड़ मारती है। माँ, आपने इस जानकी के चक्कर में मुझ पर हाथ उठाया। सचमुच आज मुझे पता चल गया कि मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। इतना कहकर कनक रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसके पीछे पीछे जानकी उसके कमरे में जाती है और उसे समझाती है, कनक, तू माँ से ऐसी बातें करती क्यों हो? माँ को कितना बुरा लगता होगा जब तुम बार बार माँ की परवरिश में तुलना करती हो। हाँ हाँ, माँ की चमची, निकल जा यहाँ से। मुझे पता है तू यहाँ पर माँ की तरफदारी करने आई है। तू निकलती है यहाँ से या मैं तुझे कुछ उठाकर मारूं। कनक इतना बोलकर एक कांच का शीशा तोड़ देती है। शीशा टूटने की आवाज से रानी परी दौड़ी दौड़ी आती है और बोलती है, कनक बेटा, मैं तुझे कैसे समझाऊं? तूने कभी सोचा है तेरे इस व्यवहार से जानकी को कितना बुरा लगता होगा? तुम्हारे मन में जो भी जानकी के लिए कड़वाहट है उसे निकाल दो। उसकी माँ नहीं है और वो एक अनाथ थी, तब मैं उसे अपने घर लेकर आई थी। मैं इसीलिए उसकी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो सौतेली है और उसे कभी एहसास नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उसका अपना कोई नहीं है। बेटा, मेरी बात मान, तू जानकी को खुशी खुशी अपना ले। तुम दोनों मेरे लिए एक जैसी हो और मैंने तुम्हें हमेशा बराबर का प्यार दिया है। गुस्सा छोड़ दो और अपनी बहन से प्यार से बात करो। आप चली जाइए और अपनी बेटी जानकी से प्यार करिए। वही है ना आपकी सगी बेटी, आप उससे प्यार करिए और यहाँ से चली जाइए आप। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। कनक की जलन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, इसीलिए वो अपनी बहन को एक दिन पहला फुसलाकर नदी के किनारे ले जाती है और नदी में धक्का देने की कोशिश करती है। कभी गलती से कनक का पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाती है। जानकी सब कुछ समझ जाती है कि कनक उसे नदी में गिराने के लिए यहाँ पर लेकर आई थी, लेकिन वक्त की देरी न करते हुए जानकी न आव देखती है और न ताव, और वो नदी में छलांग लगा देती है। नदी बहुत गहरी होती है, जिस कारण से दोनों बहनें डूबने लगती है। तभी गांव वाले उन दोनों बहनों को बचा लेते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। तभी कनक जानकी के पास आती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बहन, मैंने तुम्हें नदी में गिराने की कोशिश करी, लेकिन तुमने तो मुझे बचाने के लिए नदी में ही छलांग लगा दी। और तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता था। वो कहते हैं ना, जो कुआं खोदता है वो एक दिन उसी कुएं में खुद गिर जाता है। आज मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। सचमुच तुम अच्छी हो, माँ तुम्हारे बारे में सही कहती है। सचमुच तुम मेरी सगी बहन से बढ़कर हो। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बहन। नहीं मेरी प्यारी बहन, तुम मुझसे माफी मत मांगो। जो कुछ भी हुआ उसे एक सपना समझकर भूल जाओ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी है कि तुम मुझे अपनी सगी बहन मानने लगी हो। इसी बहाने मुझे मेरी बहन मिल गई। मुझे और क्या चाहिए? तुम्हारी जान बचाने के चक्कर में अगर मेरी जान चली भी जाती तो कुछ नहीं होता। ऐसा मत बोलो, तुमने मुझे माफ कर दिया है ना? हाँ बहन, तुमने ऐसी कोई गलती नहीं की है जिसके लिए तुम माफी मांग रही हो। ठीक है, आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे। हाँ हाँ, मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करूंगी, उन्होंने मेरी बहन लौटा दी। इसी तरह कनक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो जानकी से माफी मांग कर एक नई शुरुआत करती है। ये सब कुछ देखकर रानी परी खुश होती है, जिसके बाद हंसी खुशी उनकी जिंदगी बीतती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट कर जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे इंटरेस्टिंग मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।